ओके सर। देखें, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कोई भी बॉडी जब बैलेंस्ड होती है हम कहते हैं दैट इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे अभी मैं बिल्कुल बैलेंस्ड खड़ा हूं तो मैं कहूंगा आई एम इन इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम की फिजिकल डेफिनेशन क्या है? फिजिकली हम किस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। जब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो तो उस बॉडी को कहा जाता है दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन अ बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यहां पे मैं लिख देता हूं, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब? इफ इट हैज जीरो एक्सेलरेशन, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक्सेलरेशन भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्योंकि वर्ड्स बार बार अब यूज होने हैं तो पहले मैं साइड पे समझा दूं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। देखें, अगर एक कार है, सपोज करें कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे मूव करती जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो कितना एक्सेलरेशन होगा उसमें? जीरो। जीरो एक्सेलरेशन होगा। और अगर मैं कहूं कि कार जो है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये जो मैंने कहा ना कि कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी नॉट 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, बिकॉज द मोशन ऑफ द कार इज लीनियर मोशन। क्योंकि कार लीनियर मोशन कर रही है, तो जब वो मोशन लीनियर मोशन कर रही है तो उस वक्त उसमें जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन जो है इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल ए से। यहां पे मैं लिख देता हूं लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल ए। लीनियर एक्सेलरेशन का तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल से है, क्योंकि 9th क्लास से आप लोग इसको यूज करती चली आ रही हैं। अब आगे आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। देखें, सपोज करें एक फैन है, फैन है जो कि रेस्ट में है। अब मैं स्विच ऑन करता हूं तो क्या होगा, फैन की जो जो रोटेशन की स्पीड है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। पहले फैन रोटेट नहीं कर रहा था, पहले उसकी रोटेशन की स्पीड जीरो थी स्विच ऑन करने से पहले, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो उसकी रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो गई। अच्छा, इसी तरह अगर फैन कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, अब अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं तो अब क्या होगा, उसकी रोटेशन की स्पीड बाय द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो रोटेशन की स्पीड है, ये जो फैन की रोटेशन की स्पीड जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ये रोटेशन की स्पीड में जो वेरिएशन आ रही है, तो रोटेशन की स्पीड में जो वेरिएशन होती है इसको कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे स्ट्रेट रोड पे अगर स्पीड में वेरिएशन आए तो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, इसी तरह रोटेशन की स्पीड में अगर वेरिएशन आए तो उसको कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। मजीद एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डिटेल्स हैं वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी जाएंगी, लेकिन अभी जो इस टॉपिक को समझने के लिए जितना काफी है, इस टॉपिक को समझने के लिए जितना जरूरी है वो मैंने आपको समझा दिया। इस टॉपिक को समझने के लिए इतना ही काफी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब भी रोटेशन की स्पीड में वेरिएशन आना शुरू हो जाए, चाहे रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो जाए, चाहे रोटेशन की स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो जाए, दोनों सूरतों में उस एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाएगा। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है, ये भी यहां पे मैं लिख देता हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट विल बी डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से इसको डिनोट किया जाएगा। इतनी चीज क्लियर? हाँ यस जी, सर। ओके। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने समझ लिया। अब हम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। लिख दिया आपके सामने मैंने, अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक लीनियर एक्सेलरेशन, एक एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब मैं कलेक्टिवली कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए, तो इसका मतलब है कि लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो लिहाजा ये जो कलेक्टिव स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, अगर इसी स्टेटमेंट को स्प्लिट करके मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो as well as angular acceleration should be equal to zero for the body to be in equilibrium। ठीक हो गया? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए,
तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इतनी चीज तो क्लियर होगी। अब मजीद आगे देखें, एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स एक्ट करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब कि अगर फोर्स एक्ट ना करे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, फोर्स एक्ट ना करे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि फोर्स भी जीरो है। फिर समझ आ गई है? तो इसलिए इसी से ये रिजल्ट में निकाल सकता हूं कि इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन नेट फोर्स विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो बॉडी पे, वो जीरो होगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि लीनियर केस में जो रोल फोर्स प्ले करती है, एंगुलर केस में वही रोल टॉर्क प्ले करता है। यानी लीनियर केस में फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, तो एंगुलर केस में टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। तो जिस तरह एक्सेलरेशन अगर जीरो हो तो इससे यह रिजल्ट निकाला जा सकता है कि फोर्स जीरो होगी, बिल्कुल इसी तरह अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब होगा फिर कि बॉडी पे एक्ट करने वाला टॉर्क भी जीरो है। ठीक हो गया? तो अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। कि अगर बॉडी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स भी जीरो हो, बॉडी पे एक्ट करने वाला नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो बॉडी मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इतनी चीज क्लियर? यहां तक कोई मसला? जी, यहां तक कोई मसला? सर दोबारा बता दें। नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि आप लोगों ने टाइम का ख्याल नहीं रखा। आप लोगों के लिए 5 मिनट तक मैं वेट करता रहूं, हालांकि लाइबा, इरज, तहरीम ये टाइम पे ज्वाइन कर चुकी थी, इनका भी टाइम मैंने साथ में वेस्ट करवाया है। अब इनसे इजाजत लें, मैं कर देता हूँ रिपीट। सर कर दें। अच्छा जी, इरज कर दूं? जी इरज, कर दूं या ना करूं? इरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी लाइबा, कर दूं? सर आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है। चलें सर अच्छा। आप कर दें, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। चले अच्छा, कर देता हूँ, आज मैं कर देता हूँ। ठीक है, आइंदा टाइम का ख्याल रखने। देखिए मैंने ये कहा था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, पहले मैंने ये समझाया था। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले इसको समझ ले एक दफा फिर। देखें कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, सपोज करें कार है जो स्ट्रेट रोड पे मूव करती चली जा रही है, तो स्ट्रेट रोड पे मूव करते हुए कार में जो एक्सेलरेशन होगा उसको कहा जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, बिकॉज दैट मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक होगा? जबकि दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि देखिए सपोज करें फैन है जो कि अभी बिल्कुल रेस्ट में है, फैन का स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, फैन की रोटेशन की स्पीड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, एक चीज। अच्छा, अब अगर फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव रोटेट कर रहा है, अब अगर मैं स्विच ऑफ करता हूं तो फैन की रोटेशन की स्पीड में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये फैन की रोटेशन की स्पीड में जो इजाफा या कमी हो रही है इसको कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? यानी स्ट्रेट लाइन में अगर स्पीड में इजाफा या कमी आए तो उसको कहा जाता है लीनियर एक्सेलरेशन, जबकि रोटेशन में अगर स्पीड में इजाफा या कमी आए तो उसको कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन और डिनोट किया जाता है अल्फा से। ये चीज। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम किसे हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी अगर बॉडी पे एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन जीरो हो, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लीनियर एक्सेलरेशन, सेकंड टाइप है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो तभी हो सकता है कि जब लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो एज वेल एज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। ठीक है?
अच्छा, अब लीनियर एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो हमें कहता है, जब फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या? अगर फोर्स एक्ट ना करे तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होगा इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर इसका वाज़ेह तौर पे मतलब यही बनता है कि बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्स भी यकीनी तौर पे जीरो होगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह इस वाले केस से देखें, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी वक्त जीरो होता है जब बॉडी पे एक्ट करने वाला टॉर्क जीरो हो, क्योंकि अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है बॉडी पे तो कभी भी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है फिर बॉडी पे एक्ट करने वाला टॉर्क भी जीरो है। ठीक हो गया? तो अब इसी सारी सिचुएशन को कंबाइन करके हम कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if the force acting on it is equal to zero and torque acting on it equal to zero। यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है कि जब उस पे एक्ट करने वाली फोर्स भी जीरो हो, उस पे एक्ट करने वाला टॉर्क भी जीरो हो। यानी इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ये बात मैंने कही थी, पूरा रिपीट कर दिया। क्लियर है सर? अच्छा जी, जी आमना आप क्यों लेट आई हैं? आमना, व्हाई आर यू लेट टुडे? सर क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी। अच्छा जी, चलें। अच्छा अच्छा, जो अब दो दफ़ा तो मैं रिपीट कर चुका हूँ तो ज़ाहिर बार बार करने से टाइम वेस्ट होगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आपने ये लाजमी करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखें, अब ये वाली जो है कि बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्स जीरो होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही तो मैंने आपसे कहा ना कि इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन दोनों को अलग अलग से हम डिस्कस भी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों कंडीशंस को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। वैसे तो अच्छा खासा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई बात होगी यहाँ पे, यही सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। लेकिन जरा बुक में टॉपिक वाइज इसको किया गया तो मैं भी टॉपिक वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बस ठीक है, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखें, अभी आपको मैंने बताया कि बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन फिर ये है कि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। वो लिखा हुआ लीनियर एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है। तो ये ए इक्वल टू जीरो मींस लीनियर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये मैं लिख देता हूं, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द फर्स्ट कंडीशन इज एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब? नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया इस एफ का क्या मतलब होता है, इस एफ का मतलब होता है नेट फोर्स। तो ये मैंने लिख दिया कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या? मतलब ये कि सपोज करें ये एक मार्कर है, ये एक डस्टर है, ये अब ये डस्टर इक्विलिब्रियम में कब होगा? अगर इस पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सपोज करें कि एक फोर्स में इस हाथ से इस पे अप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं इस तरफ पुल कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी फोर्स इस हाथ से मैं अप्लाई कर रहा हूं इस पे और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं पुल कर रहा हूं मैं। तो अब अगर ये दोनों फोर्सेस जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हुई तो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या बन जाएगा? जी बताएं, क्या बनेगा इनका वेक्टर सम? अगर ये डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट है और जीरो के इक्वल हो जाएगा। जीरो। यस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उनका वेक्टर सम, तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम अगर जीरो के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं तो उन सब का सम जीरो होना चाहिए। समझ आ गई बात की? तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है,
सुमेशन एफ, ये इस साइन को कहा जाता है सुमेशन, ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, दिस साइन इज कॉल्ड सुमेशन, और सिग्मा भी इसको कहते हैं, सुमेशन भी कहते हैं, सुमेशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऐड करना, फॉर एडिंग, सम अप करना, ठीक है। तो अब सुमेशन एफ का मतलब कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे, उन सब का सम शुड बी इक्वल टू 0, तभी इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब जब कोई भी फोर्स एक्ट करती है तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और हमें पता है कि तमाम वेक्टर क्वांटिटीज को उनके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। तो अब अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तमाम फोर्सेस का सम 0 है, तो इसका मतलब है कि तमाम फोर्सेस के जितने भी एक्स कंपोनेंट्स बनते हैं, उन तमाम के एक्स कंपोनेंट का सम भी 0 होना चाहिए, उन सब के वाई कंपोनेंट्स का सम भी 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो स्पेस में फोर्स है तो उन सब के जी कंपोनेंट्स का सम भी 0 होना चाहिए। समझ आ गई? अगर सबका एक्स कंपोनेंट का सम भी 0, सबके वाई कंपोनेंट्स का सम भी 0, सबके जी कंपोनेंट्स का सम भी 0, तभी उन तमाम फोर्सेस का सम एक्चुअली 0 होगा। और जब उन फोर्सेस का सम 0 होगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। ठीक हो गया? एक और बात देखें, ये कुछ कन्वेंशंस भी यूज होंगी, वो कन्वेंशंस भी यहीं पे मैं लिख देता हूं कि अगर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव फोर्स कंसीडर करता हूं, तो फिर डेफिनेटली उसके एग्जैक्टली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी, उसे फिर नेगेटिव फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे एक्ट करने वाली फोर्स को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं, तो राइट साइड पे एक्ट करने वाली फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। जरा डायरेक्शंस ऑपोजिट है ना, एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी, तभी तो सम 0 बनेगा। समझ आ गई? अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हुए तो। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे डाउन वाली फोर्स को पॉजिटिव और अप वाली फोर्स को नेगेटिव कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये चीज क्लियर? कोई मसला इसमें? हाँ जी, जल्दी से बताएं मुझे। सर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं ना? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लाजमी नहीं है, ये इसमें भी फर्क मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी डस्टर की, इस पे मैं दो फोर्सेस अप्लाई करता हूँ एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाजमी नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये समझाने के लिए मैं दो फोर्सेस इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस में अप्लाई कर रहा हूँ, डस्टर मूव नहीं कर रहा, तो जब डस्टर मूव नहीं कर रहा, डस्टर रेस्ट में है, तो अब ये रेस्ट में जो इक्विलिब्रियम है इसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, DYNAMIC, डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो कैसा होता है? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि एक कार अगर स्ट्रेट रोड पे मूव करती चली जा रही है, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है कार, और उसमें एक्सेलरेशन 0 है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया ना। तो अभी यही तो बताया था, इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक्सेलरेशन का 0 होना जरूरी है। तो अब वो कार है, कार तो मूव रही है, मूव तो कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन 0 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, इसलिए वो कार भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है मूविंग, सॉरी, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, मूविंग बॉडी का इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रेस्ट बॉडी का इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मूविंग बॉडी का इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर जी? यस सर। सर ये बता दें कॉप्लेनियर फोर्सेस कौन सी होती हैं? इधर वर्ड यूज हुआ है, दैट्स व्हाई। मुझे नहीं समझ आई, क्या पूछा आपने? सर कॉप्लेनियर फोर्सेस कौन सी कोप्लेनर, फोर्सेस होती हैं? कोप्लेनर, कोप्लेनर, को स्टैंड्स फॉर सेम, को स्टैंड्स फॉर सेम, कोप्लेनर, सेम प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस। जैसे ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं ना, ये 3 मार्कर्स मैंने आपके सामने पकड़े हैं, इन सबको फोर्सेस कंसिडर कर लें। अब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये 3 फोर्सेस है, तीनों एक ही प्लेन में, सो दीज आर कोप्लेनर। लेकिन अब अगर एक को मैं बाहर ले आता हूं, स्पेस में ले आया, ये इस तरह से, अब यहां से, एक मिनट, ये, अब ये एक फोर्स स्पेस में आ चुकी है, तो अब ये कोप्लेनर नहीं होंगे। कोप्लेनर होने के लिए सेम प्लेन में उनका मौजूद होना जरूरी है। आगे समझ बात की जी? यस सर। अच्छा, अब एक सवाल है आप लोगों से मेरा, मुझे ये बताएं
मुझे अच्छी तरह सोच के बताना है, इसी से रिलेटेड है जो भी आपने पढ़ ली है। ये डस्टर है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, एक से ज्यादा फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है। क्या अंडर द सिंगल फोर्स ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? अगर हो सकता है तो एग्जांपल दें, और अगर नहीं हो सकता तो वजह बताएं। यस, एनी बॉडी अंडर द सिंगल फोर्स कैन बी इन इक्विलिब्रियम और नॉट? सर नहीं हो सकता Yes. क्योंकि सर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इनवेरिएंट फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी बॉडी पर, मतलब कि दो फोर्सेस लगेंगी तो वो बैलेंस कर सकेंगे, सिंगल फोर्स नहीं कर सकती। यस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि एक सिंगल फोर्स से कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम में होने के लिए फोर्सेस का सम ये आपके सामने लिखा है, तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सबका सम 0 होना चाहिए। अब अगर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे, तो उसको कैंसल आउट करने के लिए जब दूसरी फोर्स ही नहीं है, उसके इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए जब दूसरी फोर्स सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो सम ऑफ फोर्सेस तो नॉन जीरो हो गया। और जब सम ऑफ फोर्सेस नॉन जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं हम। सेकंड कंडीशन बहुत आसान है, देखें जी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सर पर जो वेट एक्ट कर रहा होता है उसको अगर हम फोर्स के इक्वल ले ले तो रिएक्शन फोर्स उसको कैंसिल कर रही होती, तो अगर हम किसी सीनरी को वॉल के साथ हैंग करें तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये देखें जरा, ये डस्टर है, अभी इक्विलिब्रियम में, हालांकि इसका वेट इस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इस पे सिंगल फोर्स तो नहीं एक्ट कर रही, सिर्फ वेट ही तो नहीं एक्ट कर रहा। वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो एग्जैक्टली उतनी ही रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर रही है। तो इसका वेट और मेरे हाथ की रिएक्शन फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, कैंसल आउट कर रही हैं, इसलिए तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम इस पे 0 है, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम। सेम अगर कोई पिक्चर अगर आप वॉल के साथ हैंग करते हैं तो उसमें भी यही फिनोमेना एक्ट करता है। उसका वेट और जिस चीज के साथ उसको लटकाया हुआ है उसकी रिएक्शन फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, इस वजह से वो इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन अगर कोई एक भी फोर्स ज्यादा हो जाए, अगर वेट ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? वेट ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है, और रिएक्शन फोर्स अब उतनी नहीं दे पा रही ना वो चीज जिसके साथ हैंग किया हुआ है, तो वो नीचे आके गिर जाती है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अब देखें जरा, सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन भी आपके सामने मैंने लिखी हुई है कि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन से काम नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब जरा देखिए, सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। अब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका क्या मतलब है? एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो जैसे अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मतलब होता है फोर्स एक्ट करने वाली बॉडी पे 0 है। इसी तरह अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है बॉडी पे एक्ट करने वाला टॉर्क 0 है, क्योंकि टॉर्क ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है। टॉर्क के बगैर तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का 0 होना इस चीज का प्रूफ है कि बॉडी पे एक्ट करने वाला टॉर्क भी 0 है। सो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 देन टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। ठीक है? यहाँ पे भी एक कन्वेंशन है, वो मैं आपको बता दूं कि टॉर्क जाहिर सी बात है दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेना पड़ेगा। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो उस सूरत में क्लॉकवाइज टॉर्क को फिर नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? तो ये कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम में होने के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आई थिंक ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 9th क्लास की फिजिक्स में मौजूद था। सवाल मेरा ये है कि फैन जब कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है क्या वो इक्विलिब्रियम में है? जी, इफ फैन इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट स्पीड, इज दैट इन इक्विलिब्रियम? यस सर। हाउ? किस तरह? सर उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। हाँ जी, एक्सेलरेशन ना कहें, कहीं एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यस सर, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन तो उसका पहले ही 0 है, क्योंकि फैन तो फिक्स्ड है ऊपर छत के साथ। तो फैन जब छत के साथ फिक्स्ड है तो लीनियर एक्सेलरेशन तो उसका ऑलरेडी 0 है,
उसको तो हमने डिस्कस ही नहीं करना। अब टोटली उसकी इक्विलिब्रियम का होना ना होना डिपेंड करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो अगर फैन कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया, सो फैन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अलबत्ता जब स्विच ऑन हमने किया तो वो ड्यूरेशन, जितने ड्यूरेशन में उसकी स्पीड में इजाफा हो रहा था, उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में नहीं था क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद था। और जब स्विच ऑफ किया तो उसकी वो ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन में उसकी रोटेशन की स्पीड में कमी आ रही थी, उस ड्यूरेशन में भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं था। क्लियर हो गया जी? अब इसका ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। सर ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये समझ नहीं आ रहा। ओफो, इसमें क्या मुश्किल है? ये देखें, ये रोटेट कर रहा है। अब मैं अपने रिस्पेक्ट से बता रहा हूं, चलें, ये जो रोटेशन है इस वक्त मेरे रिस्पेक्ट से, ये मेरे रिस्पेक्ट से एंटी क्लॉकवाइज है, आपके रिस्पेक्ट से क्लॉकवाइज है। और अगर मैं उल्टा घुमाता हूं इसको, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना शुरू कर दिया, अब ये मेरे रिस्पेक्ट से क्लॉकवाइज है, आपके रिस्पेक्ट से एंटी क्लॉकवाइज है। ये है क्लियर? हाँ जी, Yes, आगे sir. समझ। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से फिर, हरी अप।